हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हैं सरकारी अध्यापक। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की, और उसमें जो हमारा आज सब्जेक्ट होगा वो होगा सोशल साइंस। तो आप सभी जो पेपर 2 में जिनका जो एसएसटी सब्जेक्ट है, पेपर 2 में 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, या तो आपको मैथ एंड साइंस चूज़ करना होता है या फिर सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस की आज हम बात करेंगे। उसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आज हम 30 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे और बाकी 30 नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक, पूरा वीडियो देखना, हमारे साथ बने रहना। जो भी सोशल साइंस के एस्पिरेंट हैं, पेपर 2 देने जा रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 का सीटेट का सोशल साइंस का पेपर। तो उससे आपको बहुत एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह आपको, अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसको आपको कवर कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं लगातार अपलोड आपके लिए किए जा रहे हैं। तो चैनल से आप जो है अपना टच बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, अब ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाए। और आप में से अगर किसी को सीटेट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप में से किसी को नीड है नोट्स की, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। आप बिल्कुल अलर्ट होके बैठिए, एकदम रेडी होके, माइंड फ्रेश करके, है ना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें फटाफट से समझ आती जाएं और समझ में आप जो है समझ के चलते रहो। तो सोशल साइंस का पोर्शन कवर करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। और मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश में भी आप पढ़ते रहना, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर देखेंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पहले क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर्वत है? ठीक है, बृहस्पति पर्वत इनमें से कौन सा है? इसको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, भले आप इंग्लिश के एस्पिरेंट हो तो आप हिंदी में समझ पाते हो, हिंदी में कुछ टफ वर्ड होता है तो उसको आप इंग्लिश की हेल्प ले सकते हो। ब्लॉक माउंटेन इनमें से कौन सा है? सीधा सीधा सवाल है। हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या फिर जेस पर्वत, इनमें से आपका ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन इनमें से कौन सा है? जेस पर्वत, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। जेस जो पर्वत हैं वो क्या कहे जाते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहे जाते हैं। 31 का जो है आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 कथन और 2 कथन गिवन है, बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अब इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। जितनी आपको नॉलेज है, अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना माइंड में आंसर रखिए और फिर चेक करिए वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोनों सही हैं और जो बी है वो सही व्याख्या करता है ए की। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक, केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, तो उसका हम एक ही पार्ट देख पाते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कायांतरित शेल, ठीक है, जिनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, कायांतरित शेल, उसके बारे में ABC कथन दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है कायांतरित शेल के बारे में। पहला पॉइंट है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। आग्नेय और अवसादी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के इफ़ेक्ट से किस में चेंज हो जाती हैं? कायांतरित में। दूसरा, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और थर्ड है, संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो तीनों बातों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 33 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है 33 का वो करेक्ट है। ABC तीनों सही है। तो 3 स्टेटमेंट आपको इसके बारे में क्या लग गए हैं यहाँ पर?
पता लग गए हैं 3 स्टेटमेंट, ठीक है। आग्नेय अवसादी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कायांतरित में चेंज हो जाती है। कायांतरित शेल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाती है। और संगमरमर एक कायांतरित शेल है। याद रखिएगा, तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? जो उल्कापिंड, ठीक है, जो उल्कापिंड, जो इनको मेटेराइट्स बोलते हैं, उल्कापिंड अंतरिक्ष से जो प्रवेश कर रहे हैं वायुमंडल की, वो कौन सी परत में आते ही जलने लगते हैं, बर्न हो जाते हैं? अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं तो वायुमंडल की कौन सी लेयर में आते ही वो जलने लगते हैं? मध्यमंडल, बाह्य मंडल, ठीक है, समताप मंडल या बहिर्मंडल, किस में आते ही वो उल्कापिंड जलने शुरू हो जाते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, मध्यमंडल में आते ही, मीजोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर में आते ही वो उल्कापिंड क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? ट्रांसह्यूमेंस, जिसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस या फिर ऋतु प्रवास, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है लोगों के आवागमन से, घरों के पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है ऋतु प्रवास, या फिर ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 35 का पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लोगों के आवागमन से, है ना। ऋतु प्रवास का मतलब है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोगों का आवागमन। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, जहाँ ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपसे कहते हैं स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करो। स्थायी पवन के बारे में आपको परमानेंट विंड्स के बारे में बताना है। पहला है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा, पश्चिम और पूर्वी पवनें इसका उदाहरण, यानी कि स्थायी पवनों में पश्चिम और पूर्व की जो पवनें हैं वो आती हैं। क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। 36 का अगेन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं और स्थायी पवनों के अंतर्गत आती हैं पश्चिमी हवा और पूर्वी हवा, यानी कि पवनें। याद रखिएगा दोनों बातें। क्वेश्चन नंबर 37, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस किसके एग्जाम्पल हैं? अब देखो 2 क्वेश्चन पता चल गए, ठीक है। जो घास स्थल हैं, कंपोस कहाँ पर है? ब्राज़ील में, और लानोस कहाँ पर है? वेनेजुला में। ये किस तरह के घास स्थल हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, टुंड्रा, उष्ण कटिबंधीय या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति हैं। ब्राज़ील में कौन सा है? कंपोस, वेनेजुला में लानोस। याद रखना, ब्राज़ील कंपोस, वेनेजुला लानोस, और ये कैसे स्थल हैं? तो 37 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। कंपोज और लानोस उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करिए और बताना है क्या सही है क्या गलत है। जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट से रिलेटेड। पहला कहता है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दूसरा कहता है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। उच्चावच का मतलब होता है एल्टीट्यूड। तो दोनों में से क्या बातें सही हैं, कौन सी गलत है, ये बताना है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला एक परिवर्तन है, क्या ये सही है? और क्या किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, क्या बातें सही है? तो 38 में कोई भी बात सही नहीं है, दोनों गलत हैं। 38 का जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों बातें गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर स्रोत बताना है किसके बारे में बातें कही गई हैं। ये एक परंपरागत स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो किसके बारे में बात कही जा रही है कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये जब रिलीज़ होती है तब अपरिष्कृत तेल को धरातल पे लाते हैं। तो क्या वो बायोगैस है, क्या नेचुरल गैस है, भूतापीय ऊर्जा है या फिर मोम है? इनमें से क्या है? 39 का आपको राइट आंसर करना है। तो देखिए ये होती है नेचुरल गैस, प्राकृतिक स्रोत है ना, कन्वेंशनल बताया जा रहा है। तो बात किसकी हो रही है 39 में? नेचुरल गैस की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 की।
तो ये क्या है जो यहाँ पर प्राकृतिक गैस है आपकी, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल धरातल पर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत का शोध संस्थान मैत्री ये कहाँ पर है? इंडियाज़ रिसर्च स्टेशन मैत्री कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में या फिर एशिया में? ठीक है, मैत्री कहाँ पर है? भारत का रिसर्च स्टेशन है मैत्री, ये कहाँ पर है? तो देखो ये है आपका अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पर है भारत का शोध संस्थान मैत्री? अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये कहाँ पर है? मैत्री कहाँ पर है? अंटार्कटिका में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के बारे में सही नहीं है? मिनरल्स के बारे में सही नहीं है। पहले देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है, बाकी जो 3 सही हैं उनको पढ़ लेंगे। 41 का 4th ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। सभी खनिज अधात्विक हैं, नॉन मेटेलिक हैं, ऐसा नहीं है। सभी खनिज अधात्विक नहीं होते। पहली बात ये याद रखो, पहला ऑप्शन कहता है खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, दूसरा कहता है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, और तीसरा कहता है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में बनते हैं। तो तीनों बातें सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इनका आपको मिलान करना है कि नर्मदा नदी किससे रिलेटेड है, वज्जी किससे रिलेटेड है, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी और आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन इनमें होगा, इनको आपको मैच करना है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसको हम 3rd वाले को मैच कर लेते हैं। नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण, ठीक है, वज्जी आरंभिक गणतंत्र के समय से है, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि के बारे में बताती हैं, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, और सिंधु और उसके सहायक नदियाँ प्रथम नगर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इसका क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। 42 का 3rd ऑप्शन करेक्ट है। नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण, वज्जी आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। तो इनसे सब चीज़ें संबंधित हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर। कहता है कि यहाँ पर आपको 2 कथन दिए हैं भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समय से रिलेटेड। पहला कहता है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। दूसरा कहता है लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो दोनों में से क्या बातें सही हैं और क्या गलत है, ये आपको बताना है। 43rd का राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन। ए गलत है और बी सही है, तो ए को हम नहीं पढ़ रहे, बी को दोबारा पढ़ लेते हैं। लंबी समय अवधि में जो घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं उनको निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 आपसे कहता है नीचे 2 कथन हैं 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। 19th सेंचुरी की बात चल रही है, 19वीं शताब्दी की, उसमें नई लोकप्रिय भारतीय कला के बारे में क्या सही है। पहला कहता है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक, और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। दूसरा कहता है ये कला की बात चली कि चित्रों में क्या प्रेजेंट किया गया है। दूसरे में कहता है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन दोनों में से कौन सी बातें सही हैं, 44 का आपको आंसर करना है। तो आपको क्या सही लग रहा है, देखो 44 का जो राइट आंसर है 2nd ऑप्शन है। दोनों बातें सही हैं लेकिन अलग अलग सही हैं, कोई किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों बातें सही हैं। चित्रों में आसपास होने वाली जो चेंजेस हैं उनका मजाक बनाया गया, अंग्रेज़ी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक, तो घर से बाहर नहीं औरतें निकलती थी उसका मजाक, तो ये सब बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती थी, ये सब प्रेजेंट किया जाता था, और दूसरा ऑप्शन भी सही है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। जो आरंभिक मानव था, ठीक है, जो ह्यूमन थे, अर्ली ह्यूमंस, उनको समझने के लिए सबसे पहला स्रोत इनमें से क्या माना जाता है। कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख,
पादशाहनामा चित्रकला मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। आरंभिक मानव को समझने के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स इनमें से क्या माना जाता है, तो वो माना जाता है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। देखिए ये क्योंकि इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है तो काफ़ी डीप में अच्छे से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना प्राथमिक स्रोत क्या था मानव को समझने का, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। 45 का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाता था? सरकारी संस्थानों में, एक निश्चित फीस को लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या फिर वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो इनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन बताना है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था। तो 46 का जो राइट आंसर है वो 3rd ऑप्शन होगा, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। ये इस तरह वहाँ पर तब किया जाता था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर। यहाँ पर आपके पास फिर से 2 कथन हैं और ये है दोनों कथन 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संबंध में। यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों के उदय से संबंधित है। पहला कहता है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा कहता है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को ये बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो दोनों में से कौन सी बातें सही हैं ये आपको बताना है। 47 का 4th जो है सही आंसर है, 1st गलत है और 2nd ऑप्शन सही है कि प्रारंभिक जो 19वीं शताब्दी थी उसमें लोगों को ये बताया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय अलग राष्ट्र था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। 48 कहता है BCE की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बिना ऑप्शन पढ़े इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म बताऊंगी जिससे आपको याद रहे। क्या है? बिफोर क्रिश्चियन है, कॉमन है, सीजर है, क्या है ना? तो BCE का यूज़ किया जाता है हिस्ट्री में। तो 48 का जो राइट आंसर है 2nd ऑप्शन होगा, बिफोर कॉमन एरा। BCE है ना, का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। C फॉर कॉमन, एरा तो सब में है, C फॉर क्या है? कॉमन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हम ये आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? हम ये कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? पहला कहता है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का लेख है। दूसरा कहता है महाराष्ट्र के पट्टनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा कहता है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में हैं। और चौथा कहता है विदेश यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। तो हम कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग थे भारत में? तो 49 का 2nd ऑप्शन जो है राइट आंसर है, महाराष्ट्र के पट्टनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं अंडों के अवशेष? महाराष्ट्र से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पहला है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा कहता है जंगलों का विनाश हो गया। 3rd कहता है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई या संभवतः नदियाँ सूख गईं। कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ ये आपको बताना है। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B और D। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का भी विनाश हो गया और नदियाँ सूख गईं। बाढ़ नहीं, नदियाँ सूख गईं। तीनों पॉइंट याद रखना इम्पॉर्टेंट है। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, नदियाँ सूख गईं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है चीज़ें हैं? ठीक है, महायान में देखो, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं? पहला कहता है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं, या फिर बौद्धिस्तवों को नहीं स्वीकार गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। 4th कहता है मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ। महायान से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी गई हैं, बताना है। तो 51 का 2nd ऑप्शन जो है वो सही है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी अंडर महायान। बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में क्या आता है? महायान, और उसके अंतर्गत बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जाने लगी, उनके स्टैचू बनाए जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 52। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत, खलजी या बोलें खिलजी बोलें,
इनके अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में आप क्या कहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन के बारे में क्या चीज़ें थी ड्यूरिंग खिलजी एंड तुगलक वंश? ठीक है, तो खिलजी और तुगलक वंश के समय कैसा प्रशासन था, कैसा कंसोलिडेशन यानी कि समेकन था, वो बताना है। तो इसमें जो 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था। याद रखना, खिलजी वंश के समय और तुगलक वंश के समय दिल्ली से लेकर बंगाल, क्योंकि दिल्ली से बंगाल दूर था तो ये प्रांत दूर थे, तो उस समय दूर के प्रांतों पर नियंत्रण करना मुश्किल होता था खिलजी और तुगलक वंश के नियंत्रण के समय। क्वेश्चन नंबर 53, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? जो लोग जनजातीय थे, ठीक है, ट्राइबल लोग थे, तो उनका जो इतिहास रहा उसका पुनर्निर्माण हुआ, तो उसके बारे में एक कथन यहाँ पर गलत है, और वो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 2, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। जो सही कथन है उसके बारे में हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, कहता है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये बात सही है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। ये बात भी सही है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखा? ठीक है, 1857 का विद्रोह है, रिवोल्ट ऑफ 1857, काफ़ी बड़ा विद्रोह माना जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने किस तरह भारत पर नियंत्रण रखा, ये आपसे पूछा है, और 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो, इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 54 का। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा अच्छे ढंग से हैंडल किया जाए। पहले सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद किसको दिए गए? ब्रिटिश एम्पायर को या ब्रिटिश क्राउन को सारे अधिकार दे दिए गए, जिससे चीज़ें अच्छी तरह से हैंडल की जाएं। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो कौन सा फीचर नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ, थर्ड वाला नहीं है। जबकि है क्या? प्रतिनिधि लोकतंत्र में मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव होता है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, जनता को मतदान का अधिकार है। और ये जो गलत है वो क्या है? जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के हाथ में है, जनता के हाथ में नहीं, प्रतिनिधियों के। तो समझ रहे हो, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया, जनता को मतदान का अधिकार। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहते हैं? लिटिल तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को, अरुणाचल को, सिक्किम को या फिर हिमाचल को? भारत का कौन सा क्षेत्र छोटा तिब्बत कहलाता है? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख। याद, आपको में से बहुत लोगों को पता होगा, ये बात नहीं पता है तो याद रखिएगा, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में अपील प्रणाली है ना, अपीलेट सिस्टम या पौनवर्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? अपील प्रणाली क्या है? तो देखिए, मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बताती हूँ। अपील प्रणाली होती है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में आप अपील करना, उसको अपील प्रणाली कहते हैं। निचली न्यायालय का जो आदेश आया है उसके अगेंस्ट जब आप उच्च न्यायालय में जाते हैं, उस अपील को बोलते हैं अपील प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। प्रायद्वीपीय पठार के लक्षण 3 में दिए हैं, 1 में नहीं दिए हैं। तो जो नहीं है वो है 4th ऑप्शन, ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क खनिजों की प्रचुरता है। प्रायद्वीपीय पठार की तीनों विशेषताएं हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखा गुजरती है।
गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? भारत के जो दक्षिणी भाग हैं, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर शरद ऋतु में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? तो 60 का जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ही है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन यानी कि जो हवा है वो पवन स्थल भागों से जो लौटकर है कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, इसलिए। तो चलिए 60 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। पढ़ाई लगातार करते रहें, एग्ज़ाम बहुत पास है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।